सेकेंड ईयर पेपर 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट फर्स्ट इकाई 1 हिस्टोरिकल प्रेस्क्राइप्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन इन एजुकेशन सिस्टम शिक्षा प्रणाली में समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का प्रवेश। दोनों भाषाओं में हम जानेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में। With regards to making children a qualified citizen, the teachers gain knowledge about their interest, desire, and their tendency towards children. This knowledge has really inspired the discovery of psychological facts, as a result of which the prevailing education system completely changed. The children were educated according to the level of predetermined education, and now their education is arranged according to the development level of the children. The psychology of education has original since the 17th century. So the study of progress made in this direction from the 17th century of the present 20th century. It would be better to present the details of each century separately. अर्थात बालकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के संबंध में शिक्षकों को बालकों के संबंध में उनकी प्रवृत्ति, उनकी रुचियाँ और इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी ज्ञान ने वस्तुतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज की प्रेरणा दी और इसके फलस्वरूप पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली पूर्णतया परिवर्तित हो गई। क्योंकि पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बालकों के बारे में ज़्यादा विचार ध्यान नहीं दिया करती थी। पहले पूर्व निश्चित शिक्षा के स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षित किया जाता था और अब बालकों के विकास स्तर के अनुकूल उनकी शिक्षा व्यवस्था की जाती है, जिससे बालकों के बारे में पूरी जानकारी हो सके, उनके विचारों को समझना, उनको जानना, उसके बाद उनको शिक्षित करना। 17वीं शताब्दी में इसका शिक्षा के मनोविज्ञान का आविर्भाव हुआ। इसीलिए 17वीं शताब्दी से वर्तमान 20वीं शताब्दी तक के काल को इस दिशा में हुई प्रगति का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक शताब्दी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तभी हम ये जानेंगे कि किस शताब्दी में क्या क्या कार्य और किस किस प्रकार से बालकों के लिए ध्यान दिया गया। जोहान ऑमस कॉमेनियस book was first published through the hard work of education reformer John Amos Comenius. The school of infancy was called School of Infancy. The book of John Amos Comenius brought a awakening in the field of education. In 1628 AD, in which scientists in the education system, the method emerged, but only the rich class could take advantage of this book. The rich class was ready and concerned about the proper development of their children, so they took advantage of this book. अर्थात सर्वप्रथम शिक्षा सुधारक जॉन ऑमस कॉमेनियस के परिश्रम से उनकी पहली पुस्तक प्रकाशन में आई। उनकी पहली पुस्तक का नाम स्कूल ऑफ इन्फेंसी था, जो कि 1628 ईस्वी में जॉन ऑमस कॉमेनियस ने
शिक्षा प्रणाली में एक वैज्ञानिक पद्धति का उद्भव हुआ, परंतु इस पुस्तक की खास बात ये थी कि इस पुस्तक से केवल धनाढ्य वर्ग, जो धनी वर्ग हैं, केवल वही इसका लाभ ले सकते थे, क्योंकि जो धनी वर्ग है वह अपने बालकों को समुचित विकास हेतु सचेत था और वही इस पुस्तक का लाभ ले सका। जॉन ऑमस कॉम्बिनेशन created the second book, Orwell's Pict's Word in Picture, in 1657 AD for the children, with soft heart and the captive power of children with sleepers. The reading material of this book was written in most of the pictures, whose original purpose was introducing children first to the macro elements and then imparting knowledge of their substantial name. Of this book create a new awakening among of boys, and they were lured by looking at the picture. Thus we can say that John Amos Comenius established a new pillar of education system, paving the way for the children knowledge the individual potential of the children and their instincts to sit their way in independent at development. जॉन ऑमस कॉमिनियस ने कोमल तथा जो कोमल हृदय वाले जो बालक हैं तथा चंचल मति वाले बालकों की गाह्य शक्ति को दृष्टिगत करते हुए 1657 ईस्वी में आर बिस्पिक्ट्स वर्ड इन पिक्चर नामक दूसरी किताब का प्रकाशन किया। इस किताब के सृजन से खास बात ये हुई कि इस पुस्तक में जो पठन सामग्री थी वो सारी किताब में सामग्री चित्रों में ही अंकित थी, जिसका मूल उद्देश्य कॉम्युनिस्ट ने बच्चों को सर्वप्रथम स्थूल तथ्यों से परिचित कराने के पश्चात उनके सूक्ष्म नामों का ज्ञान प्रदान करना था। इस पुस्तक की खास बात यह थी कि इसमें जो भी चीज़ थी बच्चों को पढ़ने के लिए वह सब पिक्चर्स पर आधारित थी। बच्चों उन पिक्चरों को देखते थे, उनके बारे में उसके बाद जानते थे। तो ये किताब वास्तव में बहुत कारगर हुई और इस किताब के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्राप्त होने लगा और साथ ही साथ जो स्थूल तत्व थे, हमारे ऑब्जेक्ट फैक्ट्स थे, उनको सूक्ष्म नामों से भी ज्ञान प्रदान करना सिखाया गया। इस प्रकार से कम्युनिस्ट ने शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक नया पथ प्रशस्त किया। इस किताब के माध्यम से इनका बालकों के बारे में जो ज्ञान हुआ उससे बहुत ही फ़ायदा मिला। बच्चों की व्यक्तिगत क्षमता के बारे में पता लगा कि उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं, साथ ही साथ बच्चों की प्रवृत्तियों के बारे में उनका स्वच्छंद विकास किस प्रकार से हो सके, ये सारी चीज़ें निर्धारित की गईं। इस प्रकार से 17वीं शताब्दी में बालकों के लिए जॉन ऑमस कम्युनिस्ट की दोनों किताबों से बहुत फ़ायदा मिला, जिसमें पहली किताब केवल धनाढ्य वर्ग के लिए थी और धनाढ्य वर्ग ही उनसे लाभान्वित हो पाया, और जो दूसरी किताब थी वो बहुत अच्छी किताब रही। उसमें क्योंकि चित्रों के द्वारा अंकित थी, जिसका मूल उद्देश्य बालकों को स्थूल तथ्यों से सूक्ष्म तथ्यों के बारे में ज्ञान कराना। अब आता है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। In the 18th century, there was almost two systems for the study of children. The first was the
philosophical branch of the study of child education, under which the education of children was situated in all ways, and the second section was the study of children was observing the daily copy was that what activities are the children doing daily. These system can be termed as indirect and direct method of child study. Through these system be used to get direct indirect information of the child. अर्थात 18वीं शताब्दी में बालकों के अध्ययन को प्रायः दो प्रणालियाँ प्रचलित थीं। पहली प्रणाली में बाल शिक्षा के अध्ययन की दार्शनिक शाखा के बारे में अध्ययन किया जाता था, तथा दूसरी जो धारा थी उसमें बालकों के अध्ययन नित्य प्रति के अवलोकन द्वारा किया जाता था। कि दूसरी जो पहली धारा में तो बालकों की दार्शनिक शाखा का अध्ययन किया जाता था और दूसरी धारा में बालकों का अध्ययन नित्य प्रति यानी कि जो बालक रोजाना जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उनका अध्ययन किया जाता था। इन प्रणाली को क्रमशः बाल अध्ययन की परोक्ष एवं प्रत्यक्ष विधि की संज्ञा दी जा सकती है। द आइडियाज ऑफ एकेडमिक such as John Locke, Rousseau and Harvard described the natural method of studying children and gave sufficient independence to the children. Froebel, who is called the father of the kindergarten education, has a special reputation in this field, have done a lot of work for the development of children in जॉन लॉक, रूसो तथा हार्वर्ड, ये जो शिक्षाविद हैं बल्कि और ज़्यादा इन सभी ने के विचारों ने बालकों के अध्ययन की प्राकृतिक विधि का प्रणयन किया। उन्होंने बालकों को जाना और बालकों के सहज विकास को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की। इसमें सबसे प्रमुख फ्रोवेल हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस संबंध में इन्होंने बालकों के लिए विशेष कार्य किया, इसलिए इन्हें विशेष ख्याति भी प्राप्त हुई। टिल नाउ द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन वाज डन इंडिविजुअली और एज ए ग्रुप, बट इन द लेट 18th century the study of children started in the biological way. In 1774 AD, pathology studied by the study of the method of observation of the son of his 3 years 6 months. Thus the scientific method of child studies started in the 18th century. The speed of the study of the children of the 19th century was not as fast as it was in the latter half. अर्थात अब तक बालकों का अध्ययन व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में होता था, परंतु 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध में जीवनी की इति से बालकों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। सन 1774 ईस्वी में पैथोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के अवलोकन पद्धति द्वारा किए गए अध्ययन द्वारा बाल अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति का श्री गणेश किया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बाल अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बालकों के अध्ययन में उनकी गति में उनकी तीव्रता नहीं रही जितनी कि इसके उत्तरार्ध में होती है। आज हमने जाना शिक्षा प्रणाली में समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा का प्रवेश। थैंक यू, धन्यवाद।